दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे दोस्तों, उसके तहत हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत इकोनॉमिक्स से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखेंगे दूसरी वीडियो में हम लोग यहाँ 9वें नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और हमारा टॉपिक था राजकोषीय नीति। ठीक है, उसके तहत हम लोग हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9वें नंबर प्रश्न से पहले के सारे प्रश्न दोस्तों जो पहली वीडियो अपलोडेड हुई है उसमें कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 9वां प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है। तो चाहे दोस्तों प्रश्नकाल की बात करें चाहे वर्तमान की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्याज का भुगतान गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि वर्ष 2001-2002 बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा था। ठीक है दोस्तों, तो यह 2002 का, चलिए हम वर्तमान डाटा के अनुसार देखेंगे क्या है। कह रहा है कि वर्ष 2023-24 क्या है, यहाँ देखिए वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत का जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों वह है हमारा क्या, वह है हमारा 17,86,816 करोड़ रुपए। क्या है, 17,86,816 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 23-24 के अनुसार भारत का जो राजकोषीय घाटा है वह है 17,86,816 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का दोस्तों कितना है, 5.9%। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, 5.9%। तो यदि वर्तमान में हमारा पूछा जाए कि 23-24 बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा 5.9%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देख लीजिए क्या प्रश्न था कि वर्ष 2001-2002 के बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा, तो प्रश्न काल में इसका आंसर ऑप्शन ए था, लेकिन वर्तमान के अनुसार हमारा चालू राजकोषीय घाटा 5.9% है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबद्ध है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर था 2010 से 2015। वर्तमान के अनुसार चलिए हम देखेंगे क्या कह रहा है। वर्तमान के अनुसार कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को, ठीक है, 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। पूर्व में आयोग द्वारा यह सिफारिशें, ठीक है, पूर्व में आयोग द्वारा यह सिफारिशें, चलिए आगे क्या कहता है देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि पूर्व में आयोग द्वारा यह सिफारिशें अप्रैल 2020 से 5 वर्ष के लिए लागू थीं। ठीक है, अप्रैल 2020 से 5 वर्ष के लिए लागू थीं, लेकिन आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट पेश की गई। प्रथम रिपोर्ट पेश की गई दोस्तों वर्ष 2020-21 के लिए, ठीक है, जबकि द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 2021 से 26 के लिए। ठीक है, वर्ष 2021 से 26 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, कह रहा है कि 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है। क्या है, कह रहा है कि 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन थे हमारे, वह थे केसी पंत। ठीक है, केसी पंत। ठीक है दोस्तों, यदि पूछे कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनके सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों सी रंगराजन। ठीक है, कौन थे, सी रंगराजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अनुसार, क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। कह रहा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रश्नकाल हेतु विकल्प रुपए 10 लाख सही था, लेकिन क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम सीमा है वह है दोस्तों 20 लाख। ठीक है, वह है हमारा रुपए
20 लाख। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। क्या है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां हमारा प्रश्न हो गया है। 16वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था। क्या है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992 में। ठीक है, सेबी अधिनियम हमारा पारित हुआ था 1992 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, 17वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुमेल करते हैं। जो हमारा दोस्तों दिया गया है कैपिटल गेन टैक्स। क्या है, कैपिटल गेन टैक्स, यह हमारा सुमेल हो जाएगा संपत्ति विक्रय से। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स हमारा सुमेल हो जाएगा संपत्ति विक्रय से। फिर हमारा दिया गया है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल किससे हो जाएगा, तो यह है फैक्ट्री निर्मित वस्तु से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, फिर है हमारा कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी हो जाएगा हमारा आयात से। ठीक है, फिर हो जाएगा कारपोरेट टैक्स, तो कारपोरेट टैक्स हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल आय से। ठीक है, फिर देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स है दोस्तों, यह हमारा सुमेल हो जाएगा संपत्ति विक्रय से। कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय से। सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यह हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों फैक्ट्री निर्मित वस्तु से। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु से। और जो हमारा कस्टम ड्यूटी है यह हो जाएगा हमारा आयात से, और कारपोरेट टैक्स हो जाएगा हमारा आय से। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेंगे क्या है सही। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 4, 2, 3 और 1 इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखेंगे क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिएगा 18वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा। कह रहा है कि भारत में मूल्य वर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा। क्या है, भारत में जो वैट है यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित कर दोस्तों निम्नलिखित का स्थान लेगा। तो इसका सही आंसर है विक्रय और क्रय कर का दिया गया है। फिर कह रहा है कि प्रवेश कर का, फिर कह रहा है पण्यावत कर का। ठीक है, क्या है, पण्यावत कर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। क्या है, उपर्युक्त सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 19वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि जीएसटी किस तरह का कर है। क्या है, कह रहा है कि जीएसटी किस तरह का कर है। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी एक क्या है, जीएसटी एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राजस्व तटस्थ दर। क्या है, राजस्व तटस्थ दर, जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है। ठीक है, राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है दोस्तों, तो वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, यानी कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी से संबंधित है हमारा राजस्व तटस्थ दर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 21वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर 2020 में कितना रहा। ठीक है, तो यह दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान इसका सही आंसर था 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। पर हम लोग देखेंगे वर्तमान के अनुसार। चलिए यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि फरवरी 2023 में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रहित कितना था, तो था दोस्तों 1,49,577 करोड़ रुपए। क्या है, 1,49,577 करोड़ रुपए रहा, जिसमें दोस्तों यदि हम बात करें सीजीएसटी की तो वह था हमारा 27,662 करोड़ रुपए। यदि बात करें एसजीएसटी की तो वह था हमारा 34,915 करोड़ रुपए। और यदि बात करें दोस्तों हम आईजीएसटी तो यह था हमारा 75,069 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि माल के आयात पर संग्रहित 35,689 करोड़ रुपए सहित तथा उपकर सेस 11,931 करोड़ रुपए, माल के आयात पर संग्रहित 792 करोड़ रुपए सहित है। ठीक है दोस्तों,
तो हम लोगों ने डिटेल देख लिया है पूरी अच्छी तरीके से। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे 22वें नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। क्या है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीपी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह के द्वारा, ठीक है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई, तो वीपी सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 23वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि पैन के प्रारंभ में यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190 के। कह रहा है कि इसमें P दर्शाता है, क्या है, इसमें P दर्शाता है, तो इसमें P दर्शाता है दोस्तों व्यक्तिगत यानी कि पर्सन, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे हम 24वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कस्टम ड्यूटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कस्टम ड्यूटी जो है वह प्रत्यक्ष कर है। बाकी की विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, संपदा कर, यह सब अप्रत्यक्ष कर है, जबकि हमारा कस्टम ड्यूटी जो है वह दोस्तों प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका, देखिए ध्यान से देखिए फिर से दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इसमें प्रत्यक्ष कर कस्टम ड्यूटी ना होकर दोस्तों संपदा कर होगा, ठीक है, संपदा कर, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो संपदा कर दोस्तों यह हमारा प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जबकि विक्रय कर दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी यह सब इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स और संपदा कर जो है यह हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयोजना, ठीक है, आयोजना, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है। क्या है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। कार्यक्रम और शुरू करने का वर्ष। क्या है, कार्यक्रम और शुरू करने का वर्ष। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यह कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, यह स्टार्ट किया गया था हमारा 1999 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया गया था 1999 में। फिर कह रहा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यह स्टार्ट किया गया था दोस्तों 1997 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट किया गया था, यह हमारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों 2005 में, ठीक है। चलिए फिर से देखेंगे कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है दोस्तों यह स्टार्ट की गई थी 1999 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, ठीक है। फिर है जवाहर रोजगार योजना 1989 में। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। फिर देखें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह हमारा था दोस्तों 2005 में, ठीक है। चलिए हम लोगों ने सुमेल कर लिया। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य दोस्तों विभिन्न पहलुओं में मानव विकास था। ठीक है, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल को सुमेल कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रथम था दोस्तों यह था हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है, द्वितीय हमारा जो था यह था हमारा महालनोबिस। ठीक है, फिर है तृतीय जो है वह है हमारा एस चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, और हमारा चतुर्थ जो है वह है हमारा अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, यहाँ ध्यान से फिर देखिएगा क्या है। प्रथम जो है दोस्तों यह है हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय जो है यह है हमारा महालनोबिस मॉडल, तृतीय है हमारा एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ है हमारा अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, फिर देखेंगे प्रथम हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय हमारा महालनोबिस मॉडल, तृतीय हमारा एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ हमारा अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, प्रथम हेराल्ड डोमर, द्वितीय महालनोबिस मॉडल, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, हम सही आंसर किसको मार्क करेंगे? तो यह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है। क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 8%। ठीक है, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो यह था हमारा 8%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या? चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है। क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संचार यानी कि कम्युनिकेशन में। ठीक है, ऑप्शन सी संचार में यानी कि कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 7वां नंबर प्रश्न? देखेंगे, कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे? क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 8। ठीक है, याद रखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी स्थापित किए जाएंगे? तो यह हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि एडीपी नीति आयोग ने डैश में शुरू किया था। क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने डैश में शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जनवरी 2018 में। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने दोस्तों जनवरी 2018 में शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? जनवरी 2018 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक, क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 1991 से 2000 का जो दशक था। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 से 2000। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक हैं। क्या है? प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक हैं। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों BS मिन्हास। ठीक है, कौन लेखक हैं इसके? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के BS मिन्हास, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। चलिए देखेंगे क्या है हमारा, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए अगले पृष्ठ पे देखेंगे दोस्तों इसका पूरा डिटेल क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे, इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ चलिए हम सही सुमेल देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम। ठीक है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, 1955। फिर कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, भारतीय औद्योगिक
विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1964 में। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। फिर कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में। फिर देखेंगे भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1990 में। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? क्या है? निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दोस्तों जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, यह कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। ठीक है, और इसकी स्थापना शिवारमन समिति के सिफारिश पर की गई थी। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित है दोस्तों हमारी 1998 से। ठीक है, कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, तो यह है दोस्तों हमारा 1992 का। ठीक है, फिर है नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना है हमारा 1982 का। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, यानी कि 4th नंबर सबसे पहले हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा नाबार्ड की स्थापना, यानी कि 1982 में। फिर हो जाएगा 1। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, यानी कि 2। और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, यानी कि 4, 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1975 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा नाबार्ड की स्थापना 1982 में। फिर हो जाएगा दोस्तों स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में। फिर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राइट आंसर 4, 1, 2 और 3 होगा। चलिए यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि 4, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह है स्थित हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? ध्यान चलिए दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कथन एवं कारण है। कह रहा है कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। क्या है? मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। फिर यह हमारा कारण है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। क्या है? सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्या है? चलिए आंसर इसका देखेंगे दोस्तों। यहाँ कथन भी सही है, कारण सही है, पर दोस्तों कारण हमारा कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कथन जो है सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, यह सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, यह भी सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं,
परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ 8वां नंबर प्रश्न है हमारा। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक निजी बैंक है। क्या है, निम्नांकित में से कौन सा एक निजी बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब बैंक। ठीक है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब बैंक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 9वां नंबर प्रश्न, देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। क्या है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या है, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कह रहा है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। क्या है, कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है दोस्तों CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। क्या है, 11वां नंबर प्रश्न यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में किस बैंक में सर्वाधिक थी। ठीक है, कह रहा है कि दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी। तो प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों इसका आंसर था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। चलिए वर्तमान के अनुसार हम डाटा देखेंगे। कह रहा है कि प्रश्नकाल में विकल्पगत बैंकों में से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी, लेकिन कह रहा है कि वर्तमान में इस बैंक का विलय जो है वह पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली है। क्या है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने वर्ष 2006 में चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है 14वां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2021 में विनिवेश का लक्ष्य क्या है। कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2021 में विनिवेश का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 90,000 करोड़ रुपए। वर्तमान के अनुसार हम डाटा देखेंगे। क्या है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 में कुल 2.1 लाख करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से 90,000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य शामिल था। फिर कह रहा है कि वर्ष 22-23 में दोस्तों केंद्रीय बजट में कुल 65,000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यदि वर्तमान की बात करें तो कुल 65,000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है कि बैंक और प्रकार। ठीक है, बैंक और प्रकार सुमेल करेंगे। चलिए इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक दोस्तों सार्वजनिक प्रकार का बैंक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ICICI बैंक, तो ICICI बैंक दोस्तों निजी प्रकार का बैंक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सिटी बैंक, तो सिटी बैंक दोस्तों हमारा यह है एक
विदेशी बैंक, ठीक है। जो हमारा सिटी बैंक है यह है हमारा एक विदेशी बैंक, और जो सारस्वत बैंक है यह है दोस्तों हमारा एक सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव प्रकार का बैंक है, ठीक है। फिर देखेंगे इंडियन बैंक है दोस्तों हमारा एक सार्वजनिक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है हमारा एक निजी बैंक है, सिटी बैंक है हमारा एक विदेशी प्रकार का बैंक है, सारस्वत बैंक जो है यह है हमारा एक सहकारी प्रकार का बैंक है, ठीक है। फिर देखेंगे इंडियन बैंक सार्वजनिक प्रकार का, आईसीआईसीआई निजी प्रकार का, सिटी बैंक विदेशी प्रकार का, सारस्वत बैंक सहकारी प्रकार का, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हमारा ऑप्शन डी यानी कि 4, 3, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है। क्या है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। क्या है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। क्या है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। क्या है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। तो यह हमारा दोस्तों गलत है, ठीक है, यह हमारा गलत है, ठीक है। पहला पॉइंट जो दिया गया है कि सुगमता सूचकांक के संदर्भ में पहला पॉइंट कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, यह बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा है कि यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, यह हमारा गलत है, ठीक है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे सही जो है वह हमारा हो जाएगा दोस्तों केवल एक, ठीक है, यानी कि ए हमारा सही आंसर है, केवल एक हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्या है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि क्रेडिट कार्ड को, ऑप्शन बी यानी कि क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। क्या है, कह रहा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि आरबीआई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि अभिकथन ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। क्या है, कह रहा है कि ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है, यहाँ देखिएगा। कह रहा है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। फिर कारण क्या कह रहा है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। ठीक है, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी क्या है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों।
फिर कह रहा है कि 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। ठीक है, 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों फिर देखेंगे, कह रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दोनों 1 एवं 2 हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन सी दोनों 1 एवं 2। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। क्या है, निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी रंगराजन। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सी रंगराजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर चलिए देखेंगे, जो दोस्तों डॉक्टर IG पटेल हैं। ठीक है, डॉक्टर IG पटेल, इनका कार्यकाल है दोस्तों 1977 से 1982। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो डॉक्टर D सुब्बा राव हैं, ठीक है, डॉक्टर D सुब्बा राव का कार्यकाल है दोस्तों 2008 से 2013 तक। ठीक है, फिर कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था दोस्तों 1982 से 85 तक। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है डॉक्टर C रंगराजन, तो डॉक्टर C रंगराजन का कार्यकाल था दोस्तों 1992 से 97 तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएंगे दोस्तों हमारे डॉक्टर IG पटेल। ठीक है, 1977 से 82, यानी कि 2 नंबर हमारा सबसे पहले होगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि 82 से 85, तो फिर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा डॉक्टर C रंगराजन, जो कि हैं हमारे 92 से 97, फिर हो जाएगा हमारा 1 नंबर। और लास्ट में हो जाएगा हमारा दोस्तों डॉक्टर D सुब्बा राव, जो थे हमारे 3rd नंबर पे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2, 4, 1 और 3। ठीक है, 2, 4, 1 और 3। डॉक्टर C रंगराजन का कार्यकाल क्या था 1992 से 97, डॉक्टर IG पटेल 1977 से 82, डॉक्टर D सुब्बा राव 2008 से 13 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85। सही आंसर 2, 4, 1 और 3। ठीक है दोस्तों, 2, 4, 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2, 4, 1 और 3। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी कि निम्न आय भी, निरक्षरता भी, बैंक शाखाओं का अभाव भी। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है दोस्तों निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, चलिए GST काउंसिल के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए ध्यान से देखिए, देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि GST परिषद की अध्यक्षता, क्या है, GST काउंसिल की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। क्या है, GST परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। यह बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा हमारा। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में भी यह पूछा जा सकता है कि GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त मंत्री के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है GST परिषद
कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नए कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी। क्या है? जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी। यह भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, तो 1 और 2 पॉइंट सही है। तीसरा देखेंगे, कह रहा है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। ठीक है, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, बस हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही है। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 पॉइंट सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि नरसिम्हन समिति का संबंध है। क्या है? नरसिम्हन समिति का संबंध है दोस्तों, तो ऑप्शन सी बैंकिंग संरचना सुधारों से। ठीक है, बैंकिंग संरचना सुधारों से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंध नरसिम्हन समिति का है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, चलिए देखेंगे 29वां नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? शैडो प्राइस। क्या है? कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जे टिनबर्जन ने। क्या है? जे टिनबर्जन ने। ठीक है, कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जे टिनबर्जन ने। जे टिनबर्जन ने। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोग साख एवं निवेश साख। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोग साख एवं निवेश साख। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्नकाल के दौरान इसका सही आंसर ऑप्शन बी था। चलिए डिटेल देखेंगे। कह रहा है कि प्रश्नकाल में पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। यह विलय वर्ष 1993 में हुआ। कह रहा है कि जबकि अद्यतन विलय वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी विलय अब पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रेणी में जो भारत सरकार द्वारा 10 जून 2011 को जारी की गई थी, आधार वर्ष को परिवर्तित कर दिया गया है 1993-94 से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान 2004-5 था। क्या है? ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रेणी में जो भारत सरकार द्वारा 10 जून 2011 को जारी की गई थी, आधार वर्ष को परिवर्तित कर दिया गया है 1993-94 से 2004-5 में। लेकिन यदि दोस्तों वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसका आधार वर्ष 2011-12 है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यदि वर्तमान में पूछे तो 2011-12 इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, सही है। ठीक है, कह रहा है कि यह व्यापारिक घरानों को ऋण
प्रदान करता है। तो यह हमारा गलत है दोस्तों। कह रहा है कि यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 एवं 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या राइट आंसर होगा हम देखेंगे। कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि। ठीक है, बैंक दर में वृद्धि बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, यह भी सही है। कह रहा है कि सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, यह भी सही है। जबकि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, यह गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, बैंक दर में वृद्धि, बिल्कुल सही आंसर। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, बैंक दर में वृद्धि करेगा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा और सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि करेगा। जबकि चौथा पॉइंट हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राइट आंसर यहाँ देखें क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 एवं 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, क्या है, कह रहा है कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जिसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को शिवारामन समिति की अनुशंसा के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी और जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। और जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो 36वां नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, ऑप्शन सी नाबार्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्या है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों। तो कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से हम। चलिए देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 38वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अक्टूबर 2009 से, ठीक है, अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि कारण वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य $140 प्रति बैरल से घटकर $30 प्रति बैरल रह गया था। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान इसका सही आंसर जो था दोस्तों वह था ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, यह 2010 का प्रश्न है और उस 2010 का ही डाटा इसमें पूछा गया था। चलिए बढ़ेंगे 39वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। क्या है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है दोस्तों। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लेनदार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लेनदार। फिर देखेंगे, कह रहा है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि लेनदार, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या है अगला प्रश्न। 40वां नंबर प्रश्न हमारा क्या होगा देखेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि मौद्रिक नीति है। क्या है, मौद्रिक नीति है हमारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौद्रिक नीति क्या है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। क्या है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मौद्रिक नीति है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी है हमारा। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय क्या है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है हमारा मौद्रिक नीति। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न। 41वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की। क्या है, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 1955 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहाँ एक टर्म के बारे में दिया गया है, कह रहा है कि प्रतिछाया बैंकिंग यानी कि शैडो बैंकिंग। ठीक है,
कह रहा है कि जो हमारा शैडो बैंकिंग है इससे क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि प्रतिछाया बैंकिंग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, 42वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रतिछाया बैंकिंग से क्या तात्पर्य है। तो हम देखेंगे कि प्रतिछाया बैंकिंग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना हमारा प्रतिछाया बैंकिंग है। क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, यह हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए इसका डिटेल हम लोग एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। चलिए, कह रहा है कि प्रतिछाया बैंकिंग यानी कि जो शैडो बैंकिंग है से तात्पर्य है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग यानी कि शैडो बैंकिंग से तात्पर्य है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। ठीक है, कह रहा है कि इसे हम आभासी बैंक व्यवस्था भी कह सकते हैं। कह रहा है इसमें अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। क्या है? इसमें अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मगर उन पर ना तो सरकार का और ना ही केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मगर उन पर ना तो सरकार का और ना ही केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 43वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, क्या है? 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए। ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मालेगाम समिति। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मालेगाम समिति। ठीक है, तो 2011 में जो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं थी दोस्तों, वह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो हमारे जो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यह दोस्तों मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। चलिए डिटेल देख लेंगे इसका दोस्तों, क्या दिया गया है। कह रहा है कि वर्ष 2010 और 11 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ऋणों की वसूली के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने तथा इन व्यवहारों के कारण कुछ किसानों द्वारा आत्महत्याओं की रिपोर्टों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। फिर देखेंगे कि वर्ष 2010-2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ऋणों की वसूली के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने तथा इन व्यवहारों के कारण कुछ किसानों द्वारा आत्महत्याओं की रिपोर्टों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने, चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। चलिए देखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के तहत, इकोनॉमिक्स के तहत जो हमारा टॉपिक था आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने जो आर्थिक विकास के तहत सारे प्रश्न दिए थे उसको हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो दोस्तों इकोनॉमिक्स के ही अंतर्गत बी पार्ट होगा, वो होगा हमारा सामाजिक विकास। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में अब हम स्टार्टेड करेंगे इकोनॉमिक्स का जो सेकेंड पार्ट है, बी है, जो है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग सामाजिक विकास से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने आर्थिक विकास के सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।